हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इस चैनल पे सीटेट के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे थे, आज भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है ईवीएस का, और ये क्वेश्चन पेपर है 31 दिसंबर 2021 का। दैट इज़ लास्ट ईयर का पेपर है जो ऑनलाइन हुआ था। इससे पहले हम लोग ने इसी डेट के मैथ सेक्शन का एनालिसिस किया था। आज हम लोग ईवीएस का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, होल मूंग और चना सीड्स आर डिप्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड लेफ्ट अ डे और टू डे। द पार्ट ऑफ द स्प्राउट विच डेवलप फर्स्ट इज। कह रहा है साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगो कर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह क्या होता है? तो जो सबसे पहले जो भाग होता है वो अंकुरित जो होता है वो क्या होता है? वो स्टेम सबसे पहले नहीं निकलेगी, लीफ सबसे बाद में निकलती है, फ्रूट तो की कोई बात ही नहीं है, सबसे पहले क्या निकलता है? रूट। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, रूट, दैट इज जड़। सबसे पहले जो अंकुरित होने वाला भाग होता है वो किस में रूपांतरित हो जाती है? जड़ में। ओके। और जो बीज होते हैं वो फिर बाद में जाके 2 पत्ते बन जाते हैं उसमें, फिर बाद में पौधा बड़ा होता है। ओके। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले अंकुरित होने वाला भाग कौन सा होता है? जड़। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विथ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिव विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग होता है? स्टार्च क्या होता है? जो वेजिटेबल्स में भरा रहता है, खासकर जैसे पोटैटो में वाइट कलर का होता है, या चावल में भी निकलता है। जब नया चावल पकाते हैं तो माड़ निकलता है, तो उसको आयोडीन से टेस्ट करेंगे तो कौन से कलर का हमें टेस्ट इंडिकेट करेगा? ब्लू ब्लैक, ब्लू वायलेट, ब्लू ऑरेंज या ब्लू ग्रीन? तो इसका राइट आंसर होता है ब्लू ब्लैक, नीला और काला। आयोडीन के घोल में परीक्षण करने पे कौन सा रंग आता है? नीला और काला रंग आता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ब्लू ब्लैक। गॉट इट? बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और सीटेट में क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेरी डिजीज डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। देखिए बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी सबको पता है कि विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन यहाँ विटामिन बी में भी कई क्लासिफिकेशन कर दिए। विटामिन B12, B2, विटामिन B1 एंड विटामिन B3 दे रखा है। तो इसमें से कौन से विटामिन बी के अंदर भी सब विटामिन करके बताया है, तो इसमें कौन से विटामिन की कमी से हमें बेरी डिजीज होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी डिजीज होती है। ओके, ये था इसका राइट आंसर। बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B1 की कमी से ये रोग होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिक्स्ड आंसर वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं, तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इस तरह के एनालिसिस को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट होता है, जैसे जूट के जो बोरे बनते हैं, थैले बनते हैं, तो वो जूट जो ऑब्टेन किया जाता है वो प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? सीड से, लीफ से, फ्लावर से या स्टेम से? पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए जो ये जूट ऑब्टेन किया जाता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? जूट प्लांट के कौन से पार्ट से? स्टेम से, तने से। ओके, तने पे का जो ऊपर का रेशा होता है उसको निकाल लिया जाता है, वही जूट होता है। बीज से नहीं, पत्ती से नहीं और फूल से नहीं। ओके, तो ये जूट फाइबर जो है जूट प्लांट के स्टेम पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। ओके,
ये था राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट, इनमें से कौन सा जड़ नहीं है? रेडिश, स्वीट पोटैटो, टैपियोका, पोटैटो। देखिए निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो देखिए रेडिश मतलब मूली, मूली एक जड़ है। स्वीट पोटैटो शकरकंद एक जड़ है। और टैपियोका, टैपियोका को हम नॉर्थ इंडिया में साबुन दाने के नाम से जानते हैं, साबुन दाने के नाम से, जो छोटे छोटे मोतियों की तरह होते हैं। ओके, इसके पापड़ बनते हैं, इसके लोग खीर बना के खाते हैं व्रत में, और इसके खासकर देखा होगा आपने होली में इसके पापड़ मिलते हैं साबुनदाने के। तो रेडिश, स्वीट पोटैटो और टैपियोका, टैपियोका जो है जड़ में नहीं होता है, लेकिन जड़ ये स्वीट पोटैटो की तरह उसमें भी जड़ होती है, उसमें से ये निकाला जाता है। ओके, उसके स्टार से साबुनदाना बनाया जाता है टैपियोका। तो मतलब टैपियोका जो है वो भी क्या है, एक जो है जड़ है। तो इसमें से जड़ कौन सी नहीं है? पोटैटो एक जड़ नहीं है, आलू एक जड़ नहीं है, बल्कि आलू क्या है, एक तना है। ओके, ये एक तना है। तो इनमें से हमसे पूछा था कि कौन सा जड़ नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू। बाकी सब क्या है? जड़ है, मूली, शकरकंदी और टैपियोका। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो इनमें से कौन सा परजीवी पौधा है? देखिए पीपल तो एक बड़ा पेड़ होता है जो अपने दम पे जीता है, उसकी बड़ी बहुत बड़ा पौधा होता है। ओके, केसकटा, ये कौन सा होता है? अमरबेल। अमरबेल मतलब ये ऐसे पौधा होता है, इसकी बेल होती हैं जो कभी भी मरती नहीं है, इसको कहीं पे भी फेंक दे, किसी पौधे के ऊपर दे फेंक दे तो ये उससे जो है फूड लेने लगता है और फिर ये जी जाता है। तो ये एक ऐसा पैरासाइटिक प्लांट है। बाकी ग्रेप्स की तो खुद पे डिपेंड है और मनी प्लांट भी खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, केसकटा अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा है, ये कभी भी मरता नहीं है, कभी सूखता नहीं है, इसको कितना भी काट के फेंक दिया जाएगा और ये थोड़ा सा भी बच जाएगा तो ये फिर से बढ़ जाता है और किसी पौधे के ऊपर पूरा छाप लेता है, इसलिए इसे अमरबेल नाम दिया से जाना जाता है उत्तर भारत में। ओके, तो ये था एक परजीवी पौधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, इनमें से कौन से पौधे के जो बीज हैं एनिमल द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं, मतलब पशुओं द्वारा फैलाए जाते हैं। डिस्पर्सन का मतलब क्या है? फैलाना। तो जो बीजों को पौधे से दूर ले जाके जो फैलाने का काम जो जानवरों द्वारा किया जाता है, तो इसमें से कौन सा आता है? ड्रम स्टिक, सैजन। ये देखिए एक पेड़ होता है सीधे जिसमें लंबी लंबी फलियां निकलती हैं, उसे ड्रम स्टिक कहते हैं। तो इसमें बीज नहीं होते हैं, इसकी डाल लगती है। ओके, तो इसका नहीं होगा। मैपल, मैपल में भी ऐसा नहीं होता है। कैलोट्रोपिस, ओक, ये भी एक बड़ा पेड़ होता है, इसके भी बीज पशुओं द्वारा फैलाए नहीं जाते। मैंगो, देखिए मैंगो एक ऐसा प्लांट है जिसके बीज जो है जानवरों द्वारा फैलाए जा सकते हैं, क्योंकि मैंगो के अंदर जो उसकी गुठली होती है, जो उसका बीज होता है, उसके बाहर एक स्वीट पल्प होता है जिसको खाते हैं जानवर और बीज को उसके बदले में दूर ले जाके फैलाने में मदद करते हैं। तो आम एक ऐसा पौधा है जिसके बीजों को पशुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है। ओके, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एस कॉटिलेडन्स, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहा जाता है? इनमें से बीज कॉटिलेडन किसे कहा जाता है? सीड कोट को, एम्ब्रियो को, सीड लीव्स को या माइक्रोपाइल को? हिंदी में पढ़ लेते हैं। बीज आवरण, भ्रूण, बीज पत्ती या बीजांड द्वार। तो देखिए यहाँ कॉटिलेडन किसे कहा जाता है? बीज पत्ती को। जो सबसे पहले पौधा, जब बीज कोई अंकुरित होता है तो सबसे पहले उसमें से जड़ भाग निकलती है, उसके बाद जो दो
बीज रहते हैं वो पत्तियों में बदल जाते हैं, तो सीड लीव्स को कहा जाता है। जो सबसे पहले आने वाली पत्तियां होती हैं उन्हें कॉटिलेडन्स के नाम से जाना जाता है। गॉट इट? ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट फॉर्म रूट नोड्यूल हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इट? निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तो देखिए इसमें सीटेट में ये नोट करके क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, जिसमें ये पूछा जाए तो कौन सा नहीं है या कौन सा सही नहीं है। तो हमसे यहाँ पूछा है ऐसा पौधा बताना है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं, रूट नोड्यूल्स नहीं होते। स्वीट पी, गार्डन पी, तुलसी या ग्राउंडनट? तो देखिए स्वीट पी जो मटर होती है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग में बहुत मदद करती है। इसके जड़ों में जो है गांठें बनी रहती हैं। गार्डन पी में भी, स्वीट पी, गार्डन पी है तो ये करेगी। ग्राउंडनट भी एक बहुत अच्छा काम करती है नाइट्रोजन फिक्स करने में। तुलसी एक मेडिसिनल पौधा है और सबके घरों में पाया जाता है, लेकिन तुलसी के पौधे के जड़ों में ऐसा नहीं होता है। जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। तो तुलसी एक पौधा है जिसमें ये ग्रंथियां नहीं होती हैं नाइट्रोजन फिक्स करने वाली। गॉट इट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसी। बाकी ये सब जो तीनों पौधे हैं इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड द विनलेट इन द लीफ इज टर्म्ड एट? जो पत्तियों में जो छोटी छोटी वीन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? पत्ती में सिराओं और छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है, किस नाम से जाना जाता है? देखिए जैसे हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं वैसी पेड़ पौधों में भी जो है पत्ती एक देखेंगे तो उसमें एक पहले बीच में मिड रीब होती है और फिर उसे साइड में जो है सब विंग्स निकली रहती हैं, जिससे पत्तियों को खाना पानी पहुंचता रहता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो लेमिना, तो देखिए क्या है यहाँ पे पूछा है टर्म्ड अरेंजमेंट पूछा गया। तो लेमिना तो एक लीफ का पार्ट है, मिड रीब भी लीफ का पार्ट है, पेट्यूल भी जो है लीफ का पार्ट है, लेकिन जो अरेंजमेंट उसे कहा जाता है वीन्स और विनलेट्स के जो अरेंजमेंट का है सीधा या विनेशन के नाम से जाना जाता है। उसको टर्म किस नाम से किया गया है? विनेशन। ओके, हिंदी में भी हमें हिंट मिल जाएगा। सिराओं और छोटी सिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? सिरा विन्यास। ओके, ये था इसका राइट आंसर। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसल फ्यूल? देखिए इसमें भी नॉट करके पूछा है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? देखिए जीवाश्म ईंधन जो बहुत पुराने मतलब हजारों साल पहले जो है फ्यूल जो है फॉसिल मतलब फॉसिल लकड़ियों से या एनिमल से फॉसिल हो गए, उनके जो है अरेंजमेंट से जो है क्या बना? फ्यूल बना। तो देखिए कोयला क्या है? एक फॉसल फ्यूल है, क्योंकि बहुत हजारों साल पहले ये लकड़ियों के पेड़ पूरे जंगल के दबने से कोयला बन गया ये धीमे धीमे वक्त के साथ। पेट्रोलियम भी क्या है? एक फॉसल फ्यूल है, क्योंकि ये कहा जाता है जैसे समुद्र में बहुत सारे जीव एक साथ दब गए तो उनके फिर वो चेंज किस में हो गए? पेट्रोलियम में। उनके फैट किस में चेंज हो गया? पेट्रोल में। गैस भी उसी का रूप है जो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो ये सब फॉसल फ्यूल्स है। लेकिन वुड एक लकड़ी, ये हम जो है ताज़ा पेड़ से भी पा सकते हैं। ओके, तो लकड़ी जो है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ईंधन तो है लेकिन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये एक लिविंग ट्री से या बहुत प्रेजेंट ट्री से भी मिल सकती है हमें सूखी हुई लकड़ी। ओके, तो वुड इज नॉट अ फॉसल फ्यूल। ये था इसका राइट आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है?
तो देखिए परंपरागत सोर्स का, कन्वेंशनल सोर्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत लंबे समय से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत मतलब कई सौ सालों से, कई पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, परंपरा कहते हैं। तो वही जो बहुत हम लंबे समय से यूज कर रहे हैं जिन फ्यूल्स को, उनको हम परंपरागत स्रोत या कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं। अब सोलर एनर्जी, ये तो अभी नया नया आया है, ओके, तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, हम इसको बहुत लंबे समय से नहीं यूज करें, ये टेक्निक अभी डेवलप हुई है और अभी ये प्रोग्रेस में है। टाइडल एनर्जी, ये भी हम बहुत लंबे समय से यूज नहीं करें, ये भी अभी प्रेजेंट में टर्म आया है। जियोथर्मल एनर्जी, इसको भी हमें अभी नई तकनीक है, इसको भी हम अभी पूरी तरीके से बड़े स्तर पर नहीं यूज कर रहे। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको हम बहुत पुराने समय से यूज कर रहे हैं, ओके। जैसे कि ये फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तो इसको हम बहुत लंबे समय से और बहुत बड़े स्तर पे, पूरे विश्व के स्तर पे हम यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या, फॉसिल फ्यूल क्या है, परंपरागत स्रोत है, ओके। इसका राइट आंसर क्या है, जीवाश्म ईंधन। बाकी सब क्या है, अभी नए पाए गए हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप की जल की क्षति को कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ग्रोथ, वृद्धि किसी भी चीज में। रेस्पिरेशन ये अलग है, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन, ओके। श्वसन, ये वाष्पोत्सर्जन, यहाँ से क्लियर है हिंदी में कि वाष्प के रूप में जल जो क्षति की नुकसान होता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रांसपिरेशन टर्म से जाना जाता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय में एप्पल, अ मेडिकल प्लांट, इज ओनली फाउंड इन हायर एल्टीट्यूडनल रीजन, द प्लांट इज कैटेगराइज्ड एज। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, जो हमने एक ईवीएस का पेपर किया था, कि उसमें अलग तरीके से पूछा था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिमालय में एप्पल जो एक मेडिकल प्लांट है जो हायर एल्टीट्यूड में ही पाया जाता है, तो उसे किस तरह से हम जानेंगे, एक्सोटिक है, अबेंडेंट है, एंडेमिक है या इंडेंजर्ड है। तो देखिए एक स्पेशल रीजन में पाया जाता है, इस एक स्पेशल एरिया में पाया जाता है, तो इसे हम जानेंगे एंडेमिक के नाम से, ओके। विशेष क्षेत्रीय पौधा है एक हिमालय में एप्पल। इसका राइट आंसर, लास्ट जो ईवीएस का क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछा था एंडेमिक की मीनिंग क्या होती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। आज थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है बस, लेकिन क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है, ओके। तो हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो इस क्षेत्रों में पाया जाता है। वह किस समूह में रखें, तो स्थानिक पौधे में। का राइट आंसर क्या है, स्थानिक। यहाँ कोई संकट की बात नहीं की गई है, प्रचुर बाहुल की नहीं है क्योंकि बहुत बड़े एरिया में नहीं पाया गया, अन्य स्थानिक ऐसा भी नहीं है, ओके। ये था इसका राइट आंसर, स्थानिक के समूह में रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्लैनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम, वह ग्रह जो हमारे सौर मंडल में हमारे ग्रह पृथ्वी से छोटा है। तो कौन सा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी से छोटा है? देखिए मार्स को तो जैसे अर्थ ट्विंस के नाम से जाते हैं, लगभग अर्थ के बराबर ही है। जुपिटर बहुत बड़ा है और सैटर्न जो है हमसे, हमारी पृथ्वी से बड़ा है। जुपिटर सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में। मरकरी जो है हमारी पृथ्वी से छोटा है। बाकी तीनों क्या है, मार्स तो लगभग अर्थ के बराबर है और जुपिटर और सैटर्न तो अर्थ से बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मरकरी, यानी बुध ग्रह जो है सौर मंडल में हमारी पृथ्वी से छोटा ग्रह है, ओके। ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से पेडागॉजी
स्टार्ट हो जाएगी ईवीएस की। ओके, हमारा क्वेश्चन है एज पर एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए उद्देश्य हमारा, टू क्रिटिकली एड्रेस जेंडर कंसर्न एंड इशू ऑफ मार्जिनलाइजेशन, टू डेवलप द मेमोराइजेशन ऑफ स्किल एंड द चाइल्ड, या थर्ड टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन इन लर्निंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, या फोर्थ टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द एनवायरमेंटल इशू ऑफ प्राइमरी कंसर्न। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यीकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। देखिए, एक होता है आलोचना करना, एक होता है समालोचना करना। आलोचना मतलब होता है सिर्फ हम कमी निकालते हैं, समालोचना का मतलब होता है हम उसमें कुछ कमी भी निकालते हैं और कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी रखते हैं। ओके, फिर है सेकंड, बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। ये तो एकदम ही एनसीएफ का उद्देश्य नहीं है, रोट लर्निंग पे एकदम फोकस नहीं करना है। फिर है थर्ड ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के वर्णन के महत्व पर जोर देना, ताकि प्राथमिक स्तर पर बच्चा सीख सके और अपनी भाषा में मतलब उनको वर्णन कर सके। तो बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा प्राइमरी लेवल पे। और फोर्थ ऑप्शन है वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना या प्रत्याह्वान करना, टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द एनवायरमेंटल इशू ऑफ प्राइमरी कंसर्न। ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो सकता है। और लिंग संबंधी विषयों तथा हास्यीकरण के मुद्दों पर समालोचना, देखिए ये एक वर्ड अच्छा है, समालोचना करना, तो ये भी हो सकता है। लेकिन तो यहाँ इन दोनों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन को सीटेट ने अपना आंसर माना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए, तो ये लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यीकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, ये इसका राइट आंसर है। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति के निम्न में से कौन सा अनुमोदित करता है। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन आर इंटीग्रेटेड एंड द चाइल्ड लुक हिज हर एनवायरमेंटल इन अ होलिस्टिक मैनर। ओके, थर्ड है इट इज थीम बेस्ड एंड डी इट इंक्लूड टॉपिक एंड सब टॉपिक ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। तो कौन सा इसमें इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, मतलब अन्य विषय भी इसमें समाहित हो या ईवीएस अन्य विषयों में समाहित हो। और प्राइमरी लेवल में खासकर फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो है ईवीएस बाकी भाषा संबंधी बुकों के उससे पढ़ाया जाता है सहायता से, ईवीएस की कोई स्पेशल बुक नहीं होती है। तो कौन सा इसमें इंटीग्रेटेड नेचर शो करता है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन आर इंटीग्रेटेड। हाँ, ये तो होता है, साइंस के, सोशल साइंस के और एनवायरनमेंट के टॉपिक जो है इंटीग्रेटेड होते हैं, ये एक बुक में होते हैं। द चाइल्ड लुक हिज हर एनवायरमेंटल इन अ होलिस्टिक मैनर, बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, ये भी बात सही है। और ईवीएस थीम बेस्ड होती है, ये भी बात सही है। 6 थीम्स बताई गई हैं। ओके, इट इंक्लूड टॉपिक एंड सब टॉपिक ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। ये देखिए, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट में ही आ गया और सी में भी आ गया कि टॉपिक और सब टॉपिक साइंस और सोशल साइंस के थीम बेस्ड में आ जाते हैं और ये फर्स्ट में भी आ गया। यहाँ पे ए बी सी 3 ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, बाकी फर्स्ट ऑप्शन था ए और बी, बी एंड सी और या बी सी डी, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों बातें सही हैं। ओके, ये सारे तीनों पॉइंट जो हैं सही हैं। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द ईवीएस लर्निंग।
निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ईवीएस में अगर कौन सा सही है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से सीखना, मतलब अनुभव करके सीखना, मतलब करके सीखना, ये बात सही है। लर्निंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ, कोई चीज़ जो हमारे सामने दिख रही है पहले उसको सिखाया जाता है, फिर उस थी जैसे जो चीज़ नहीं है उस पे बताया जाता है। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी सही है। कंटेक्चुअल नेचर ऑफ ईवीएस, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? कंटेक्चुअल नेचर ऑफ ईवीएस, कंटेक्स्ट रहता है, तो ये चारों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी एंड डी। गॉट इट? हिंदी में भी पढ़ लीजिए। निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा है? अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की दूर, पहले हम जैसे बच्चे को एप्पल पढ़ाना है, जैसे गोल्डन एप्पल पढ़ाना है, तो पहले हम उसे एप्पल दिखाएंगे तब तो वो बच्चा एप्पल देखेगा, और फिर उसको गोल्डन एप्पल बताएंगे तो वो अमूर्त चीज़ हो गई। मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चा जानता है पहले उसके बारे में बताइए, फिर जो नहीं जानता है, जैसे हमें एयर पढ़ाना है या डिफरेंट गैसेस पढ़ाना है, तो पहले एयर बताइए फिर डिफरेंट गैसेस के बारे में पढ़ाइए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ओके, और ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस, इनमें से कौन सा थीम है? ईवीएस में 6 थीम्स बताई हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। वर्क एंड प्ले, ये नहीं है। एनिमल्स, फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड एनिमल, ये एक है, ये भी नहीं है। ये थीम है, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 थीमों में से एक है। ओके, ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन इस तरह के रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिए। सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनीता इन स्पेस एन ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन, एनसीईआरटी की ईवीएस की पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है, तो इसका क्या मतलब, ये किस पे बेस्ड है? तो देखिए, सुनीता विलियम्स थी ना, एक एस्ट्रोनॉट जो इंडियन ओरिजिन से थी, जो कि नासा की तरफ से स्पेस में गई थी, तो उन्हीं के लाइफ के ऊपर ये चैप्टर दिया गया है, सुनीता इन स्पेस। तो ये किस पे बेस्ड है? एवरीडे चैलेंज नहीं, रियल लाइफ इंस्ट्रूमेंट, रियल मतलब सच्ची घटना पे, या फिर रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंस, एंड फोर्थ रियल प्लेसेस। तो यहाँ पे जो सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रियल पीपल। ये सुनीता विलियम एक सत्य है और उनका अनुभव। ओके, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन क्या है? रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंस के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, ये कोई सुनीता जो है विलियम्स जो है काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक में है, इनकी वास्तविकता है। गॉट इट? तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द अप्रोप्रिएट सजेस्टेड रिसोर्स फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ स्पॉयलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? जैसे हमें ये पढ़ाना है खाने का जो वेस्ट ना हो या क्यों वेस्ट होते हैं, इन सब के कैसे बचा सकते हैं, क्या मेजर स्टेप ले सकते हैं, इस बारे में किस तरह से, तो किस तरह के सजेशन हो सकता है बेस्ट? शेयरिंग फैमिली एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विथ पर्सन इन्वॉल्व इन द फूड प्रिजर्वेशन। थर्ड है ऑडियो विजुअल फॉर द इशू। थर्ड है लेक्चर एंड डिस्कशन। फोर्थ थिंक इंक पेयर एंड शेयर। सबसे बढ़िया सजेशन क्या होगा कि ऑडियो की पहले तो
परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्तियों से साझा करना। दूसरा है इस विषय पर श्रव्य दृश्य दिखाना, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाना, लेक्चर देना या थिंक सोचना, उसको लिखो, पेयर एंड शेयर करो। ये तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया जो सजेशन होगा, जो रिसोर्स होगा, यहाँ पे जो सबसे काम बढ़िया करेगा वो होगा शेयर फैमिली एक्सपीरियंस। कि घर में जैसे मान लीजिए जो भी खाना पकाता है या खाद्य किचन संभालता है, उससे एक्सपीरियंस शेयर करना कि खाने को कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं या ख़राब हो रहे हैं तो क्या मेजर स्टेप्स ले सकते हैं, अनाज को, चावल को, ये सबको बात कैसे बचाया जा सकता है कीटों से, चूहों से, तो हम किसानों से बात कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट रिसोर्स है। ऑडियो, वीडियो, लेक्चर और डिस्कशन ये सब नहीं है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा ईवीएस में लर्निंग विथ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो वो खुद बातचीत करके सीखेंगे तो वो सबसे बढ़िया सजेशन होगा। गॉट इट? और वो आगे अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकेंगे। ओके, ये है इसका राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन EVS a teacher can induct cleanliness drive in a school under। EVS के एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत, असाइनमेंट, फील्ड विजिट या एक्सपेरिमेंट। ओके, तो किसके अंतर्गत जो है वो चलाएगा? प्रोजेक्ट वर्क के तहत, असाइनमेंट के तहत या फील्ड विजिट के तहत, एक्सपेरिमेंट करने के तहत। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, प्रोजेक्ट वर्क को सीटेट ने माना है कि एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि उसके अंतर्गत आपको स्वच्छता अभियान करना है हमें। ओके, प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट जैसे फाइल बनाना, फील्ड विजिट, कोई चीज़ हमें समझनी है तो उसे फील्ड विजिट करना, एक्सपेरिमेंट तो साइंस में होते हैं, प्रयोगात्मक कार्य। यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट कार्य के परियोजना, एक योजना के तहत, परियोजना के तहत हम स्वच्छता अभियान चला सकते हैं एक टीचर के तौर पर। ओके, ये था इसका राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन चैप्टर 15 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ ईवीएस क्लास 5th ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज यूज्ड। द मेजर ऑब्जेक्टिव द स्टोरी इज टू डेवलप द। कह रहा है कि क्लास 5th की ईवीएस की एनसीईआरटी की ईवीएस बुक में चैप्टर 15 में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नामक जो चैप्टर है वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए क्वेश्चन बार बार पूछता है, कभी पूछता है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसमें 4 प्रेसिडेंट के नाम दे दिया गया, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। या फिर दे देगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, जो ठीक है, कौन सी स्टोरी लिखी गई है। ये आज दोनों दे दिया है कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टोरी का? कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर साइकिल, कंडेंसेट इन प्रोसेस या अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एट प्राइमरी लेवल। 4th है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इसका कि अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एट प्राइमरी लेवल, सांस लेने की प्रक्रिया को प्राथमिक स्तर पर समझा जा सके, ये इसका मेन उद्देश्य था। ओके, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित है? प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ को विकसित करना बच्चों के अंदर। ओके, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड को किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द लर्निंग ईवीएस इज टू। विद्यार्थी ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? एड्रेस द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। 4th है एसेस द स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस।
थर्ड है गिव देम मार्क्स एंड पोजीशन। फोर्थ प्रमोट द स्टूडेंट टू नेक्स्ट ग्रेड, या से प्रमोट करना है नेक्स्ट स्टूडेंट को। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एड्रेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। ओके, ये इसका मेन उद्देश्य है। विद्यार्थियों की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को संबोधित, वो कितना सीख रहे हैं और कितने लेवल तक सीख रहे हैं, ये जानने का मुख्य उद्देश्य है रचनात्मक मूल्यांकन का। गॉट इट, ये है इसका राइट ऑप्शन। बाकी सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस करना, मार्क देना, पोजीशन देना, प्रोमोट करना, ये सब समेटिव असेसमेंट का काम है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A teacher of EVS always keep a small diary and pen with him and observe day-to-day significant and interesting behavior of his student. Teacher is using EVS की एक टीचर शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तथा अपने छात्रों को प्रतिदिन के अर्थपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, तो शिक्षक जो है क्या कर रहा है, वो मतलब एक बच्चे की जो रोज वो इंटरेस्टिंग काम करते हैं वो उसको नोट कर लेता है अपने पास, डे टू डे प्रतिदिन वो करता है। तो ऐसा करके वो क्या कर रहा है, एंसीडोटल टूल बना रहा है, पोर्टफोलियो बना रहा है, रेटिंग स्केल बना रहा है या चेक लिस्ट बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे वो कोई जांच नहीं कर रहा, रेटिंग स्केल कोई नहीं बना रहा। हमें यहाँ पे दो ऑप्शन सही लग सकते हैं, पोर्टफोलियो या एंसीडोटल टूल, क्योंकि पोर्टफोलियो में भी डे टू डे का रिकॉर्ड रखा जाता है और एंसीडोटल टूल में भी यही होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, एंसीडोटल टूल को सीटेट ने राइट आंसर माना है। दृष्टांत वर्णन उपकरण का उपयोग कर रहा है। ओके, देखता है और वो बच्चे के एक्सपीरियंस को, उसकी एक्टिविटी को लिख लेता है। ओके, गॉट इट, ये इसका काम कर रहा है यहाँ पे ईवीएस टीचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, जो है बच्चे में ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। ईवीएस में ऑब्जर्वेशन करना, कॉपरेशन करना, रिमेंबर, रिकॉल, इसमें से कौन हो सकते हैं। तो ईवीएस के असेसमेंट के लिए तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ओके, एंड कॉपरेशन, सहयोग भी जरूरी है, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सोशल क्वालिटी भी चेक की जाती है। तो कॉपरेशन, अपने बच्चे स्टूडेंट अपने सहपाठियों के साथ कॉपरेशन तो बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन, हम ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम बहुत कुछ देख के सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। रिमेंबर, याद रखना, ये उतना बहुत वो नहीं है। और रिकॉल, स्मरण, किसी चीज़ को तुरंत याद आ जाना। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड जो है ईवीएस के असेसमेंट के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। ओके, बाकी दोनों सी और डी सही नहीं है। गॉट इट। तो ईवीएस में आकलन का सूचक हो सकता है अवलोकन और सहयोग, याद, प्रत्याहान ये नहीं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रियल चैलेंज फॉर एन ईवीएस टीचर इन हिज क्लासरूम हिज, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या होगी। गिविंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को सूचना देना। प्रोवाइडिंग वर्कशीट स्टूडेंट, विद्यार्थियों को कार्य पत्रक देना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर देयर लर्निंग, या गिविंग होम इज असाइनमेंट, उनको गृह कार्य दे देना। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो इसमें से सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट फॉर देयर लर्निंग, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको सबको जो है सीखने का अवसर देना, ये एक चुनौती का काम हो सकता है। ओके, तो ये था इसका राइट आंसर। विद्यार्थियों को सूचना देना बहुत सिंपल काम है, कार्य पत्रक देना
गृह कार्य देना, ये सब तो टीचर फ्रेंडली काम है। ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करना ईवीएस के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज द इफेक्टिव रिसोर्स फॉर लर्निंग ऑफ ईवीएस? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? तो इसमें से क्या प्रभावशाली संसाधन हो सकते हैं? पोएम एंड स्टोरी, कविताएं और कहानियां, टेक्स्ट बुक एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ईवीएस की टेक्स्ट बुक, वर्कशीट या विजुअल। देखिए वैसे तो यहाँ चारों ऑप्शन जो है सही हैं कि जो है सभी से हम ईवीएस सीख सकते हैं, ईवीएस के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव क्या है, जो बच्चे के ऊपर मतलब एक दिमाग के ऊपर छाप छोड़ जाए, जिसको बच्चे बहुत लंबे समय तक याद कर सके, उस याद रख सके, ओके, तो जो सबसे इफेक्टिव होगा चारों में से पोएम एंड स्टोरीज। बच्चों के प्राथमिक स्तर पर इसलिए कहानी और कविताओं के माध्यम से चीज़ें दे रखी होती हैं, ओके। इनसे बच्चे, एक तो कार्टून उनमें कैरेक्टर दिए रहते हैं तो बच्चे उनको देख के एंजॉय करते हैं, बोर नहीं होते और बहुत इफेक्टिव तरीके से उनको सीख पाते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रभावशाली संसाधन है? तो कविताएं और कहानियां। संसाधन तो सभी हैं, चारों हैं, लेकिन जो प्रभावशाली संसाधन है वो कविताएं और कहानियां हैं। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन कैन बी द इम्पोर्टेंट रिसोर्स अदर देन ईवीएस टेक्स्ट बुक? ईवीएस टेक्स्ट बुक के अलावा और कौन सा मुख्य संसाधन हो सकता है ईवीएस के लिए, लर्निंग के लिए? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के सदस्य, रीडिंग मटेरियल, पठन सामग्री, साइंस लैब और मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट ईवीएस टेक्स्ट बुक के अलावा जो रिसोर्स है वो क्या है? मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। हमें अपने पर्यावरण के बारे में जानने के लिए जो समुदाय के सदस्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ओके। क्योंकि बच्चे बात करेंगे, सोशल क्वालिटी डेवलप होगी, तो इनसे ईवीएस लर्निंग और बेटर होगी। गॉट इट। ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट विल बी इंजॉयड बाय द स्टूडेंट इन एन ईवीएस क्लास? निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? कि आकलन, कौन से आकलन का बच्चों द्वारा एंजॉय? असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो, पेपर पेंसिल टेस्ट, ओरल क्वेश्चन एंड शेयरिंग ऑफ फीडबैक ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट। तो इनमें से बच्चों द्वारा कौन सा एंजॉय किया जाता है? देखिए पेपर पेंसिल टेस्ट से तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट से डरते हैं। ओरल क्वेश्चन भी एक तरह का टेस्ट हो गया, उनको याद करना पड़ेगा। शेयरिंग ऑफ फीडबैक ऑफ पेपर टेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद जो उनका फीडबैक आया उसको आपस में शेयर न, तो उससे बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मान लीजिए किसी के ज़्यादा आए या किसी के कम आए। ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है कि सबको सबकी कमियां बताई जाए। तो बच्चे किस में इंजॉय करेंगे, वो हमारा ऑप्शन क्या है? असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है डेली का रिकॉर्ड होता है, तो इसमें बच्चों की जो अच्छी गुड हैबिट्स होती हैं उन या गुड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको नोटिस कर लिया जाता है, फिर उसको जो है क्लास में शेयर करेंगे तो बच्चे उससे खुश होंगे और प्रेरित भी होंगे, एक दूसरे से पॉजिटिव कंपटीशन होगा। पोर्टफोलियो द्वारा आकलन जो है बच्चों के द्वारा एंजॉय किया जाएगा, ओके। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग का सेशन कैसा लगा? कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार रिपीट होते हैं और इससे आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने को मदद मिलेगी। गॉट इट।
आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट एक नई सेशन के साथ। ओके, आज के